हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अभी बीएड के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए थे। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे जो कि सामान्य ज्ञान के थे। तो काफ़ी लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे सर हिंदी का भी अब अपलोड करिए। तो 50 के आगे 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आज भी इस पार्ट में करवाए जाएंगे। तो अगर आपने सामान्य ज्ञान वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ या आई बटन में दे दूँ, या आप हमारे चैनल पर चले जाओगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएड प्रिपरेशन के लिए। तो आपको वहाँ पर वो 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बीएड की या यूपी SSC की, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो चल रहा होगा, नीचे यहाँ पर वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन, यहाँ पर सब्सक्राइब लिख के आया हुआ रेड कलर में, आप उसको क्लिक करके आप वीडियो को जरूर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 51 से, सामान्य हिंदी से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा से जो क्वेश्चन पूछा गया है और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के हिंदी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोग यूपी SSC तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा क्योंकि यूपी का ही पेपर है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची है। बताओ भाई हाथ का जो पर्यायवाची है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो ए है पाड़ी। पाड़ी जो है दोस्तों वो आपका बेसिकली हाथ का पर्यायवाची होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो ए है दिन। दिन जो है दोस्तों आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा रवि, दिवाकर, भास्कर जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। दिन के अब जो पर्यायवाची होते हैं वो आपके दिवा होते हैं, वासर होते हैं, दिवस होते हैं, लेकिन आपका सूर्य का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो अगर देखा जाए शुद्ध वर्तनी आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो इसका ए है अनुगृहित। ये आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। पूर्णिमा में छोटी ई लगा होता है और इसके तिरस्कृत होता है। भाई कृत में ये क्री लगा होता है, इसके अलावा तिरस्कृत होता है। और अंतर्राष्ट्रीय देख सकते हैं यहाँ पर ये दो एक साथ नहीं लगते, यहाँ पर रा के ऊपर ये लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपसे यहाँ पर वैदेही वनवास किसकी रचना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैदेही वनवास जो है अगर देखा जाए वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद उपाध्याय, ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी रचना है तो ऑप्शन ए पर हम लोग टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। दंते कौन सा वर्ड नहीं है। तो आपका देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो डी है टा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो टा है वो आपका दंते नहीं है। और इसके अलावा बात करते हैं टा वर्ड के बारे में। तो टा वर्ड जो है वो उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो टा ठा डा यानी कि ये मूर्धा होता है, यानी कि ये बेसिकली ता ना दा ये आपके दंते वर्ग के हैं, लेकिन टा जो है आपका ये दंते वर्ग का नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो माफ़ कीजिएगा, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा। आलस्य का विशेषण बताना है आपको भाई। तो आलस्य का जो विशेषण होता है वो आलसी होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 पर आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आश्चर्य जो है एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आश्चर्य जो है आपका एक तत्सम शब्द है। और इसके अलावा हम बात करते हैं अचरज जो है इसका तद्भव शब्द होता है, जबकि हाथ है, कंधा है, आंसू है, ये सारे आपके तत्सम है। हाथ का हस्त होता है, कंधा का स्कंध होता है और आंसू का अश्रु होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तद्भव शब्द कौन सा है तो आपका पंख दोस्तों जो है वो एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंख जो है वो आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है वो पक्ष होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो कह रहा है पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पय का जो समानार्थी शब्द है वो आपका दूध है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध जो होता है वो पय का समानार्थी शब्द होता है। अमीय जो होता है वो आपका सुधा यानी कि अमृत का समानार्थी शब्द होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक मतलब जिसके कई सारे अनेक अर्थ हो, तो ना अलग अलग अर्थ हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका ए है काल। ये काल का मतलब समय, मृत्यु, यमराज, अकाल, अवसर, बहुत सारे जो होते हैं। तो ऑप्शन जिसका ए है ये अनेकार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो होनहार के जो लक्षण होते हैं उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि मांगना जो है वो किस मुहावरे का अर्थ है। तो मांगना जो है दोस्तों देखा जाए तो मुँह फैलाना, यानी कि मुँह फैलाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है मांगना।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका ए है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ऑप्शन जो इसका ए है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दिए गए विकल्पों में से देखा जाए तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है शुद्ध है। इसके अलावा राधा उपवन में नाच कर रही है, भाई नाच रही है होना चाहिए था, कर बालतू में लगा हुआ है। कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, भाई बंसी सजाया नहीं जाता है, बंसी बजाया जाता है। और वृंदावन तपोभूमि है, वृंदावन तपोभूमि यहाँ पर नहीं होगा भाई, तो इसलिए देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो आपका वही सेम चीज़ है, तो आपको एक होमवर्क तो बनता ही बनता है, एक तो मैंने आपको कराया और इसका जो जवाब है आपको कॉमेंट करके देना है, इसका जो जवाब है आपको कॉमेंट करके देना है कॉमेंट के माध्यम से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो कह रहा है दही बड़ा में कौन सा समास है। भाई दही बड़ा में कौन सा समास है, तो दही बड़ा में आपका देखा जाए तो आपका द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। दही बड़ा में द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पक्ष प्रधान होते हैं, वो दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होती है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो आपसे कह रहा है शिव अर्पण में कौन सा समास होगा। तो शिव अर्पण में देखा जाए तो आपका तत्पुरुष समास होगा। शिव अर्पण यानी कि जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। शिव अर्पण अर्थात शिव के लिए अर्पण। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 कह रहा है करुण रस का एक वाक्य है। करुण रस का एक वाक्य जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राम के प्रति दशरथ का विलाप। ये करुण रस के प्रति करुण रस का एक वाक्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 68 पर। तो कह रहा है फूले कास सकल मही छाई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए फूले कास सकल मही छाई, यानी कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है और शरद ऋतु में कास के खिले हुए जो फूल होते हैं वो ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया है। यानी कि यहाँ कास के जो फूल है वो उपमेय और उसके अलावा वर्षा के जो ऋतु है वो बुढ़ापे में यानी कि उपमान की संभावित कल्पना की गई है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो कह रहा है जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो बेसिकली जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन जो उसके अर्थ हैं वो अलग अलग हों तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है आपका यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, जैसे कनक कनकते शौकुनी मादकता अधिकाय। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 पर। तो कह रहा है दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो दोहा और चौपाई जो हैं वो आपके मात्रिक छंद है। कैसे छंद हैं आपके, मात्रिक छंद हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग इसमें नहीं है, तो देखा जाए तो सुखी में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है और यहाँ पर देखा जाए तो सुखी में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन उपकरण तथा उपकार में उपसर्ग का प्रयोग, उपकरण में उप, अप और उप में उपकार में उप का प्रयोग जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर सुखी में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा। तो अध्यापिका में दोस्तों इका होता है, याद रखना इका। ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। गायिका, प्रचारिका, पाठिका, बालिका ये सब में इका प्रत्यय ही होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो गीत है, ऑप्शन जिसका सी है गीत, ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है। जी दोस्तों गीत एक पुल्लिंग शब्द है। ता जो प्रत्यांत, जैसे गीत में देखा जाए तो जो ता है ये बेसिकली आपका एक प्रत्यांत संज्ञा है। ता प्रत्यांत संज्ञा है, पुल्लिंग होती है, हमेशा याद रखना, समझ गए। जैसे गणित, मत, स्वागत ये सारे आपके पुल्लिंग में ही आएंगे, याद रखना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर के 74 पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है। तो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना, भाई रंगभूमि, याद रखना भाई रंगभूमि। यहाँ पर जो ऑप्शन जो ए है रंगभूमि वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसके अलावा प्रिय प्रवास दिया गया है, भाई प्रिय प्रवास कई बार आपसे पेपर पूछा गया है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का प्रबंध काव्य है। इसके अलावा यहाँ पर एक दिया गया है भाई जूही की कली। जूही की कली के बारे में बात करें तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये उनकी प्रथम कविता भी है और जो परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। इसके अलावा अधेर नगरी के बारे में बात करें तो ये दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, उनकी ये एक मौलिक नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सुना होगा आप लोगों ने बचपन में, एक क्लास किस क्लास में था मुझे याद नहीं, लेकिन
किसी ना किसी क्लास में ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप लोग यूपी बोर्ड से हैं तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 75 पर। तो कह रहा है कि यहाँ पर सुरेंद्र में कौन सी संधि है। सुरेंद्र में अगर देखा जाए तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर गुण संधि है। सुरेंद्र का मतलब क्या होता है, सुरेंद्र में देखा जाए तो गुण संधि। गुण संधि कैसे होगा, सुर धन इंद्र, यानी कि यहाँ पर जब हर्ष या दीर्घ आ के बाद ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ या री आए तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ई और बड़ी ई का ए, ओ और बड़ा ऊ का ओ, री का अर हो जाता है। समझ गए। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको गुण संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और सबको पता भी होगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76 पे। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संजन का सही संधि विच्छेद है। संजन यानी कि सत धन जन। अब सत धन जन में देखिए 2 सत धन जन है तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका ए है जो हलंत लगा हुआ है वो वाला होगा, सत धन जन सज्जन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा संधि हो जाएगा, हलंत लग जाए यानी कि व्यंजन संधि। कौन सी संधि भाई, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77 पर आते हैं। तो कह रहा है जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अभियोगी। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है अभियोगी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभियोगी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 आपका कह रहा है गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती है, वही क्रियाएं जिनमें 2 कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म प्रधान या मुख्य होता है और दूसरा गौड़ होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो पाठ मुख्य कर्म है और शिष्य गौड़ कर्म है। समझ गए, पाठ और शिष्य 2 कर्म आए हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन है। तो आकर्षण का विलोम कौन सा है, यहाँ पर विकर्षण है। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विकर्षण। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है आंधी आई और पानी बरसा, इसमें कौन सा अव्यय है। तो आंधी आई और पानी बरसा यहाँ पर दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक। जब भाई यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 पर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्त का कौन सा सही विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका ए है विरक्त जो है वो आपका अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो अंक गिनती गणना और लेखा जो है आपका ये भिन्न है। ये सारे आपके गणित में आ जाते हैं, लेकिन लेखा जोखा जो होता है, लेखा जोखा होता है बात अलग है, लेकिन लेखा जो है इनसे पृथक हो जाएगा। लेखा किसी भी चीज़ का लेखा हो सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। तो कह रहा है अनुरक्ति आसक्ति विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है। भाई अनुरक्ति आसक्ति विरक्ति में अगर देखा जाए तो आपका जो विरक्ति है वो आपका अलग है, भिन्न हो जाए, क्योंकि अनुरक्ति आसक्ति और प्रेम ये सब जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन जो आपका विरक्ति है वो आपका उदासीनता या खिन्नता होता है, यानी कि प्रेम से तो बिल्कुल अलग ही है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो आपसे कह रहा है उसने अपने आप को धोखा दिया, इस वाक्यांश के अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो उसने अपने आप को धोखा दिया, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो उसने अपने आप को धोखा दिया, तो ऑप्शन जो इसका सी है अपने आप को, यानी कि निजवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो कह रहा है रीता धीरे धीरे चली, इस वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं और मिल चुका है धीरे धीरे वाला, तो याद रखना भाई। तो रीता धीरे धीरे चली, इस वाक्यांश में जो धीरे धीरे शब्द है ये एक रीतिवाचक, कैसा भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा भाई। रीता की वजह से रीतिवाचक नहीं है, धीरे धीरे के लिए पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो आपसे कह रहा है बंदहो गुरुपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा, इसमें कौन सा छंद है। तो गिनना पड़ेगा भैया, तो गिनेंगे यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इसमें गिन लेना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया कहीं गिनने में, तो बेसिकली यहाँ पर सही से गिनेंगे आप लोग। तो यहाँ पर 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, यानी कि आपका देखा जाए तो यहाँ पर चौपाई छंद हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर मैं फिर से गिन कर बता देता हूँ। यहाँ पर चलिए पीछे से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर छोटा वो लगा था, मैंने 2 बार इसको गिन लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी गिन लेंगे तो आपका 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से कहीं अच्छा यहाँ पर फिर से एक बार गलती हो गई है, तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में 16 16 ही मात्राएं हैं, यानी कि आपका चौपाई हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो रमेश अपना हाथ खुजलाता है। सकर्मक क्रिया अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो सकर्मक हो जाएगा भाई। जिसमें कर्म होता है वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। तो रमेश अपना हाथ खुजलाता है, यहाँ पर कर्म है। बट संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन जो इसका ए है वो ही इसका आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो कह रहा है जिस समास में पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं भाई? जिस समास में ना तो पहला पद ना तो बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो आपसे कह रहा है रसराज, रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज जो है दोस्तों वो आपका श्रृंगार रस को कहा जाता है। किस रस को भाई? श्रृंगार रस को, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 पर। तो कह रहा है हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों हरिगीतिका यानी कि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में याद रखना 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होते हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति भी होती है और ये मात्रिक समछंद होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैं काम से जा रहा हूँ यानी कि इस वाक्य में से का जो कारक है वो आपका कर्ण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्ण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है 92 कार्य की निश्चितता तय न कर पाना इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो कार्य की निश्चितता तय न कर पाना इस वाक्य को एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर देखा जाए शब्द जो है आपका सच्चिदानंद जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सर्वोत्तम में भाई आधा ता एक और भूल गया है, कहीं लगाना भूल गया है, तो ऑप्शन नहीं गलत। सांस्कृतिक नहीं होता, सांस्कारिक होता है। कीर्ति होता है, बड़ी ई भाई कीर्ति में एक छोटी ई होता है ता में, तो ऑप्शन जो इसका डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन जो इसका डी है पिनाक। जी हाँ दोस्तों, पिनाक जो है दोस्तों वो आपका पिनाक बेसिकली देखा जाए तो धनुष का पर्यायवाची है, याद रखना। और भारती, शारदा, इला जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो कह रहा है 95 आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 95 में, तो ऑप्शन जो इसका ए है निश्चल, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निश्चल जो है आपका बेसिकली शुद्ध शब्द है। प्रश्नगत विकल्पों में निश्चल शुद्ध रूप है। इसके अलावा शशि भूषण जो होता है, साम्यता होती है, प्रकृति जो प्रतिक्रिया लिखी है तो आप लोग देख के बता सकते हो कि शशि भूषण होता है, शशि नहीं होता है। साम्य होता है, साम्यता नहीं होता है। प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, ना तो क्रिया नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी डी सी दोनों गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। तो कह रहा है तो जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? तो जो भाई अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके अगर उसको बोलते हैं दुसाध्य। जो अत्यंत बोला जाता है इसको, तो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको हम लोग दुसाध्य बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? इक शब्द से बताना है भाई, इक। तो यहाँ पर देखा जाए तो लौकिक, कहानी, कटनी, कोशिश, पढ़ने से पता चल गया। तो ऑप्शन जिसका ए है लौकिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा। यह एक तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगता है और इससे निर्मित और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि मानसिक, तार्किक, भौगोलिक, सामाजिक, पारिवारिक। समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? स्वागत शब्द का जो निर्माण हुआ है याद रखना सु उपसर्ग का प्रयोग करके हुआ है। सु, जी हाँ दोस्तों, सु एक संस्कृत उपसर्ग है, याद रखना। कभी कभी पेपर में आता है स्वागत में जो सु उपसर्ग है वो आपका
कैसा उपसर्ग है, संस्कृत या हिंदी, तो आपको बताना है। समझ गए दोस्तों। इसके अलावा सु से और क्या क्या बनता है, सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ। और अगर बात करते हैं सम के बारे में, तो सम से संगम बना है, संतोष बना है, संन्यास बना है। समझ गए। और सम भी आपका एक संस्कृत उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सबसे भिन्न है। तो यहाँ पर देखा जाए 99 में, तो ऑप्शन जिसका डी है, क्रूर जो है आपका वो सबसे भिन्न है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रूर जो है वो इन सबसे भिन्न है, जिसका अर्थ है निर्दय। क्या अर्थ भाई, निर्दय अर्थ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 100 आखिरी क्वेश्चन कह रहा है पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये किसकी रचना है। तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये बेसिकली रहीम दास जी के एक दोहे की रचना है। पानी रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ये ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे। और अभी ये तो प्रथम भाग था, यानी कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। तो दूसरे प्रश्न पत्र में देखिए रीजनिंग सबका कॉमन होता है, तो रीजनिंग भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना अच्छा ज़्यादा व्यू आएगा, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उतनी जल्दी जल्दी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बस आप सबसे यही कह रहूँगा फिर से एक बार कि शेयर एंड केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।